सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12th का ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर मानव विकास सूचकांक लेकर आ रहा हूँ और ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इससे संबंधित हम लोग आज जानकारी लेंगे। ठीक है ना। मनुष्य के जीवन में सुधार विकास कहलाता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में गुणात्मक सुधार कर ले तो वही विकास कहलाता है। मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि अगर कर ले तो विकास कहलाती है। मनुष्य के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन भी विकास कहलाती है। तो चलिए बच्चों, आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट। बोले कि मानव विकास की अवधारणा क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से। यदि मानव अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन कर ले, गुणात्मक कहने का मतलब है कि अपना वो स्वास्थ्य में, शिक्षा में, किसमें, शिक्षा में, और यदि स्किल में यानी कौशल में जो है गुणात्मक परिवर्तन कर ले तो उसे हम क्या कहते हैं, मानव विकास कहते हैं। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि जो सापेक्ष होता है, इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। यानी अगर हम वर्तमान परिस्थिति को सुधार नहीं करते हैं, गुणात्मक परिवर्तन नहीं करते हैं, अपने स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा, अपनी स्किल पर अगर हम विकास नहीं करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, जब हम पॉजिटिव थॉट लेकर के आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक वृद्धि यानी पॉजिटिव होता है इंक्रीजमेंट। तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। नहीं बोल रहे कि अगर आप सकारात्मक वृद्धि भी कर रहे हैं लेकिन अगर वहां जो है गुणात्मक वृद्धि नहीं हो रही है, किसका वृद्धि नहीं हो रही है, गुणात्मक वृद्धि नहीं हो रही है, गुणात्मक सुधार नहीं हो रहा है, तो आपका विकास संभव नहीं है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। अभी हमने क्या कहा कि गुण में सिर्फ अगर आप सकारात्मक वृद्धि करेंगे तो विकास संभव नहीं, लेकिन अगर आप गुणात्मक परिवर्तन करते हैं तो मानव विकास का संभव है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि विकास स्थिर अवस्था में होने वाला एक ऐसा असतत एवं स्वतः परिवर्तन है। अगर मानव जो है स्वतः जो है अपने समाज में रह करके, अपने ग्रुप में रह करके जो है वो परिवर्तन होता रहता है। बोला कि जो पहले से स्थापित संतुलन की अवस्था को सदैव के लिए बदल देता है। यानी जो है पहले की जो आपकी बिहेवियर होता है, जो आपके अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, उससे कहीं ना कहीं जो है हमें परिवर्तन करना होता है। किस तरह का परिवर्तन, तो हमें जो है गुणात्मक परिवर्तन करना होता है। विकास वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी देश में समस्त उत्पादन साधनों का विदोहन होता है। अगर मान लिया जाए कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट किए रहेंगे, मानव का विकास किए हुए रहेंगे, अपने देश की जनता की गुणवत्ता में अगर सुधार किए हुए रहेंगे तो अब अपने देश के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका जो है सही विदोहन होगा, सही जो है उसका जो है उपयोग होगा। राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में विस्तार। देखिए, यदि मानव की गुणवत्ता में सुधार होता है, उसके अंदर स्किल होता है, उसके अंदर शिक्षा होती है, उसके अंदर स्वास्थ्य होता है, तो उसका प्रति व्यक्ति आय में भी सुधार हो जाता है ना। उसका जो है पर्सनल इनकम जो है इंक्रीज करने लगता है, उसका जो है रोजगार का विकल्प खुलने लगते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ बोल रहे हैं कि दीर्घकालीन वृद्धि होती है, यानी जब कोई व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल में गुणात्मक परिवर्तन करता है तो उसके जीवन में लॉन्ग टर्म इंक्रीजमेंट कर जाता है, उसका लॉन्ग लाइफ जो है बढ़ जाता है, तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ सूचकांक एक शब्द है। सूचकांक का मतलब है क्रम तैयार करना। पूरे विश्व में अभी जो है ना मानव विकास सूचकांक जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं HDI का, इसका मेजर कौन करता है, UNDP करता है बच्चों। ठीक है ना। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। ये क्या करता है, इस संस्था का, ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इस संस्था में अभी पूरे विश्व का 177 देश जो है इन्वॉल्व है। यानी कह सकते हैं कि UNDP का कार्यालय जो है 177 देशों में है। तो 177 देशों को वो क्रम तैयार करता है। क्रम मतलब है कि ऑर्डर तैयार करता है, 1 2, यानी कह सकते हैं रैंक तैयार करता है, उसी को इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए किन किन चीजों पर इंडेक्स जो है बनाता है UNDP, तो आपका जो है स्वास्थ्य है ना। मानव के जीवन में अगर किसी का मोल है ना, वैल्यू है, तो है स्वास्थ्य का, शिक्षा का और आपके अंदर निहित कौशल का, यानी काम करने की क्षमता जो है। ये तीनों के आधार पर जो है UNDP क्या करता है, सूचकांक तैयार करता है, इंडेक्स तैयार करता है। क्लियर है। अब आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ कहता है कि जनता के जीवन स्तर सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। बोले कि आपका रैंक जो है हमेशा ऊपर जाते रहता है। अब बोल रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ
की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब यहाँ पर जो है यूएनओ भी रिपोर्ट दे रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, बोल रहा है कि विकास मानव की भौतिक आवश्यकता से नहीं। देखिए यहाँ पर भौतिक आवश्यकता का मतलब क्या होता है, भौतिक आवश्यकता के मतलब है कि आपका रोटी, रोटी कपड़ा, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये सब जो है आपका भौतिक आवश्यकता है। बोल रहा है कि इससे नहीं है, रोटी कपड़ा मकान से नहीं है, अपितु इसके जीवन की सामाजिक दशा, देखिए आपकी जो है सामाजिक दशाओं में सुधार से संबंधित है। अगर आप अपने सोशल सिचुएशन को रिफॉर्मेट करते हैं, सुधार करते हैं, इससे संबंधित है मानव विकास। अतः अच्छा पहले देखते होंगे कि पृथ्वी वही था, मानव भी वही थे, लेकिन उतना डेवलपमेंट नहीं था, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था, उतना लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो है उस समय जो है मानव अपनी गुणवत्ता में सुधार नहीं किया था, ठीक है ना, या कहिए कि सामाजिक दशाओं में सुधार नहीं हो पाया था। बोला कि अतः विकास न केवल आर्थिक वृद्धि हो, अपितु आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सांस्कृतिक संस्थागत और आर्थिक परिवर्तनों का योग है। देखिए मानव विकास तभी कहलाएगा जब वह जो है आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संस्थागत और आर्थिक परिवर्तनों का योग है, सभी का समावेश जब हो जाता है, वो भी पॉजिटिव रिफॉर्म होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, इन सभी का योग को मानव विकास कहा जाता है। ये कौन कह रहा है, तो यूएनओ कह रहा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है, ठीक है। अब यूएनओ कब बना है, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना है। ये भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसामान्य के विकल्पों का विस्तार किया जाता है। देखिए विकल्प, मान लिया जाए कि पहले जो है लोग क्या करते थे, सिर्फ लकड़ी से खाना बनाते थे, ठीक है, लकड़ी से खाना बनाते थे या पेड़ के पत्ते से बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे मानव अपनी गुणवत्ता में विकास किया, वैसे वैसे जो है खाना बनाने का विकल्प भी परिवर्तन होती चला गया। लोग जो है कोयला से बनाने लगा, इससे बनाने लगा, कोयला से बनाने लगा। जब कोयला एक विकल्प, दूसरा विकल्प आ गया, तो तीसरा विकल्प का भी विकास किया जिसका नाम है गैस, ठीक है ना, गैस से भी लोग बनाने लगे। फिर क्या है कि इलेक्ट्रिक यानी बिजली से भी बनने लगा, बिजली से भी बनने लगा खाना। उसके बाद क्या है कि अभी जो है इंडक्शन लेकर आई है जो बिजली से चलती है। तो देखिए खाना बनाने के चार चार विकल्प हमारे सामने है, तो इसको बोलते हैं विकल्प। अगर लकड़ी नहीं है, कम समय में हमें खाना बनाना है, तो गैस से या फिर हम इंडक्शन का यूज करते हैं, अर्थात बिजली से खाना बना लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, विकल्प है। तो विकल्प में विस्तार किया गया, तब इसको जो है मानव विकास कहा जा रहा है, ठीक है ना। मानव धीरे धीरे क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, ठीक है ना। विकास तब कहलाएगा जब विकल्प का क्या होगा, विस्तार किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बोले इनके द्वारा उनके कल्याण की उन्नत स्तर को प्राप्त किया जाता है। देखिए उन अभी जो है लोग जो है बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, 200-300 मंजिले में रहते हैं, तो वहां पर तो लकड़ी से नहीं बनाएगा, वहां पर क्या करेगा, या तो इंडक्शन का यूज करेगा या फिर क्या करेगा कि गैस का यूज करेगा, ठीक है ना। इंडक्शन यूज करेगा चाहे तो फिर वो क्या करेगा, गैस का यूज करेगा। तो वहां इस उसको बोलेंगे उन्नत स्तर के जो है उसके पास विकल्प है। बोले यही मानवीय विकास की धारणा का मूल्य है। जितना ज्यादा से ज्यादा जो है मानव अपने साधनों का विकल्प ढूंढ लेता है ना, तो उसको या विस्तार करता है, तो उसको हम लोग मानवीय विकास मानेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के सिद्धांत ना तो सीमा से घिरे रहते हैं और ना ही स्थिर रहते हैं। मानव स्थिर नहीं है। देखिए एनल सैम्पुल ने क्या कहा था कि मानव क्रियाशील है तथा पृथ्वी जो है वो भी गतिशील है, और दोनों के बीच के संबंध को ही अध्ययन किया जाता है, उसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। तो मानव भी स्थिर नहीं है, गतिशील है यानी क्रियाशील है। बोला कि मानव विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए जन सामान्य के पास 3 विकल्प है। देखिए कौन कौन विकल्प लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर है पहले लंबा तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत करना। अगर लोग जो है 90 साल 100 साल अगर जी लेता है, यानी 100 वर्ष अगर कोई मानव जी लेता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि वह जो है लंबा यानी स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन जी लिया है, ठीक है ना। पहले के मानव जो होते थे वो लमसम जो है 150 साल जिया करते थे, 150। लेकिन अभी जो है वर्तमान में यानी मॉडर्न युग में ये स्वास्थ्य सबसे बड़ी चैलेंजिंग है ना। ये जो है आपका जो है कि हमें जो है चैलेंज करता है कि आप कितना ज़्यादा स्वस्थ, यानी इतना खान पान जो है मॉडर्नाइजेशन हो गया है, या फिर फास्ट फूड हम लोग खाते हैं, जिसके कारण जो है हमारा स्वास्थ्य जो है बिगड़ते रहता है, जिसके कारण जो है अभी जीवन प्रत्याशा कितना निर्धारित किया गया भारत में, 60 साल 65 साल, ज़्यादा से ज़्यादा वो 70 साल जाते जाते उसका स्वास्थ्य जो है कमजोर होने लगता है। तो बोल रहा है कि
देखिए यहाँ पर जो है मानव विकास के जो है वो 3 विकल्प बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप दीर्घायु बनिए, है ना। तो दीर्घायु कब बनिएगा, जब अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखिएगा। दूसरा विकल्प कहता है ज्ञान प्राप्त करना, यानी आप शिक्षित होइए, पढ़िए लिखिए, है ना, हाई एजुकेशन लीजिए। तो हाई एजुकेशन अगर आप लीजिएगा, उच्च स्तरीय शिक्षा लीजिएगा, तो आपके जो थॉट पावर है, थॉट एबिलिटी है, वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज है अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने के आवश्यक संसाधनों तथा अपनी पहुंच बढ़ाना, अर्थात कौशल को बढ़ाना। अगर आपको संसाधनों तक जाना है, ठीक है ना, संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना है, तो आप अपने स्किल में क्या करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है ना, तब जा करके जो है अपने संसाधनों तक पहुंच पाएंगे। अब यहाँ देखिए मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन कौन किया था, डॉक्टर महबूबुल हक किया था। ये आपको याद रखना है। अगर आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडेक्स, तो ये कौन किसका देन है, HDI किसका देन है। तो HDI जो है बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है डॉक्टर महबूबुल हक द्वारा जो है किया गया है। इनके अनुसार मानव का संबंध, देखिए मानी बोल रहा है कि विकास का संबंध जो है, मानव विकास का संबंध जो है लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है। अभी मैंने कहा कि खाना बनाने के 4 विकल्प हम लोग ढूंढ के लाए हैं। क्या लाए हैं, पहला प्राचीन कालों से जो है लोग जो है लकड़ी से खाना बनाया करता था, लकड़ी से, किससे, तो लकड़ी से। फिर क्या हुआ कि लोग खनन करने लगा तो कोयला मिला इन लोगों को, तो कोयला से लोग खाना बनाने लगा, दूसरा विकल्प। अब जब कोयला पाया, रिसर्च किया, कोयला उन लोगों को प्राप्त हुआ, तो लोगों ने बिजली जो है जनरेट करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो है हीटर से लोग खाना बनाने लगा। फिर हीटर से भी बेहतर विकल्प लेकर के आया, इंडक्शन लेकर के आया। चौथा विकल्प लेकर के कौन सी आया, तो गैस लेकर के आया। बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए डॉक्टर महबूबुल हक का भी कहना है कि मानव विकास का संबंध जो है लोगों के विकल्पों में वृद्धि। आप जितना किसी चीज का विकल्प ढूंढ के रखेंगे, उतना ज्यादा मानव जो है उन्नत विकास करेगा, और ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ तथा स्वास्थ्य जीवन व्यतीत कर सकें। अगर आपको स्वस्थ जीवन और दीर्घायु जीवन जीना है, तो अपने विकल्पों का क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर जो है अमर्त्य सेन, देखिए यहाँ पर डॉक्टर महबूबुल हक एक किताब लिखा है। ये जो एक किताब लिखे हैं डॉक्टर महबूबुल हक, जो किताब लिखे हैं डॉक्टर महबूबुल हक, ये जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, और ये जो है किताब लिखे हैं रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट नामक जो है किताब लिखे हैं। ये डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ के रहने वाले हैं, तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान। और किसके लिए काम करते हैं, तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए काम करते हैं। UNDP क्या है, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसका भी स्थापना जो हुआ था 22 नवंबर, कब, 22 नवंबर 1965 को हुआ था, न्यूयॉर्क USA में। कहाँ पर, इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो UNDP का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये डॉक्टर महबूबुल हक के बारे में आपको जरूर आएगा। डॉक्टर महबूबुल हक जो है UNDP के लिए काम करता है, और डॉक्टर महबूबुल हक की किताब लिखा है रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। और इन्होंने जो है 1990 में अपना जो है एक रिसर्च किया, जिसका नाम है HDI, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है डॉक्टर महबूबुल हक की बात कर, अब हम लोग बच्चों प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बात करते हैं। ये भी एक भारत के अर्थशास्त्री हैं, है ना। ये कहाँ के अर्थशास्त्री हैं, तो भारत के हैं। ये भी एक किताब लिखे थे बच्चों, डेवलपमेंट इज फ्रीडम। इन्होंने किताब जो लिखा था डेवलपमेंट इज फ्रीडम। ये कौन लिखे हैं, तो अमर्त्य सेन लिखे हैं। अब ये भी क्या बोलते हैं मानव विकास के बारे में, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि। अगर लोग जितना स्वतंत्र रहेंगे, उतना ज्यादा जो है वो अपने आप को डेवलप करता है। जैसे मान लिया जाए, इनका जो थॉट था, इनका जो विचार था कि अगर एक बच्चा को घर के अंदर बंद कमरे में रखा जाता है, और एक बच्चे को खुले समाज में जीने की स्वतंत्रता, लिबर्टी दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है, तो अपने समाज में रहकर के जो व्यक्ति विकास करता है, वो काफी उन्नत तरीके से विकास करता है, तीव्र गति से क्रियाशील होता है। लेकिन जो बंद कमरे में रहता है, वह व्यक्ति एक जानवर की भांति, है ना, और सामान्य व्यक्ति वो नहीं, बल्कि एक असामान्य व्यक्ति बन जाता है, वह उतना गति से विकास नहीं कर पाता है। इसलिए अमर्त्य सेन का कहना है
कि मानव विकास का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि, जितना ज्यादा वो स्वतंत्र रहेगा, समाज में रहेगा, उतना ज्यादा जो है वो विकास करेगा। फिर कहता है कि स्वतंत्रता में कमी से नहीं है, तो यहाँ बोल रहा है कि स्वतंत्रता में कमी से नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि नहीं नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं जोड़ देते हैं, किताब भी मिस कर जाता है कभी कभी। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रोफेसर सेन के अनुसार, यानी अमर्त्य सेन का ही दूसरा डिफिनेशन है कि स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। अगर लोगों को लिबर्टी दी जाए, काम करने की, पढ़ने की, है ना, और रहने की आज़ादी दी जाए, तो वह व्यक्ति क्या करता है, डेवलप कर जाता है। वैसे में समाज भी, राजनीतिक संस्थाएं उस व्यक्ति को क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या कहना है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके बारे में हम लोग डिटेल कुछ जानने वाले हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अर्थात यूएनडीपी की बात कर रहा है। यूएनडीपी जो है बच्चों 22 नवंबर 1965 में जो है ये इसको स्थापना किया गया था। इसके मुख्यालय कहाँ है बच्चों, इसकी मुख्यालय की अगर हम बात करें, मुख्यालय की बात करते हैं, तो मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इसकी जो है कार्यालय है बच्चों, यूएनडीपी का कार्यालय की बात करें, कार्यालय, ठीक है ना, तो इन जो है कार्यालय 177 देशों में जो है यूएनडीपी का कार्यालय है, ठीक है। और अभी फिलहाल जो इसका अध्यक्ष है, यानी यूएनडीपी का जो अध्यक्ष है, ठीक है, कौन अध्यक्ष की बात करें तो जो है अचीम अस्टीनर है। कौन है, अचीम अस्टीनर, ठीक है, आपको याद रखना है। यूएनडीपी का अध्यक्ष कौन है, अचीम अस्टीनर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यूएनडीपी जो है ये कब से जो है एचडीआई को मेजर करता है, यानी कर रहा है। तो यूएनडीपी जो है ये 1990 से जो है एचडीआई को मेजर कर रहा है। और एचडीआई में योगदान किसका है, तो डॉक्टर महबूब उल हक, ये याद रखना, इस नाम को याद रखना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा कि एचडीआई का मेजर कौन अर्थशास्त्री किया, तो डॉक्टर महबूबुल हक ने किया। ये कहाँ के रहने वाला है, तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन काम किसके लिए करता है, वो यूएनडीपी के लिए काम करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वो काम करते हैं, ठीक है, वो अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग अमर्त्य सेन के बारे में जाने थे कि अमर्त्य सेन ने जो है एक किताब लिखे थे जिनका नाम जो है डेवलपमेंट इज फ्रीडम है। और डॉक्टर महबूबुल हक जो किताब लिखे हैं वो क्या लिखे थे, रिफ्लेक्शन, क्या लिखे हैं, रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग बच्चों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ जो है बोल रहा है कि यूएनडीपी के अनुसार क्या बोलता है कि विकास केवल धन तथा आय का विस्तार नहीं, बल्कि मानव योग्यता तथा कार्य कुशलता को बढ़ाने की भी प्रक्रिया है। देखिए, मानव सिर्फ अगर धन इकट्ठा कर लिया तो वह विकास नहीं कहलाएगा, ठीक है, या बोल रहा है आय का विस्तार कर लिया, यानी आय बहुत कमा लिया, तो मानव डेवलप नहीं कहलाएगा, बल्कि मानव के अंदर जो निहित योग्यता है, कार्य करने की क्षमता, जिसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं, एबिलिटी कहते हैं, कार्य कुशलता कहते हैं, स्किल कहते हैं, अगर वो बढ़ाने में सफल रहा, ठीक है, या बढ़ाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, मानव विकास कहते हैं, ठीक है। ये का कौन कह रहा है, यूएनडीपी कह रहा है, जो 22 नवंबर 1965 को न्यूयॉर्क में स्थापना किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब यहाँ पर देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट 1997 में ने इसे स्पष्ट किया कि आय केवल एक विकल्प है। आय क्या है, जीने का एक विकल्प है जो लोग प्राप्त करना चाहेंगे, चाहे यह बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु बुराई या उसके समग्र जीवन का सार नहीं है। पूरे जीवन जो है उसको पैसा नहीं काम देगा। कहीं ना कहीं जो कहता है कि यानी धन एक साइड है, धन जो है एक साइड है, और योग्यता जो है एक साइड है ना। योग्यता जो है समाज में क्या दिलाता है, लोगों को प्रतिष्ठा दिलाता है, तो ये भी होना जरूरी है ना, कौशल होना जरूरी है, योग्यता होना जरूरी है, कार्य कुशलता होना जरूरी है। तो ये एक अलग विषय, धन और आय जो है एक अलग विषय है, और योग्यता जो है एक अलग विषय है। बोल रहा है कि अगर कोई मानव धन और आय के अलावे अगर अपनी योग्यता, अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने में सफल होता है, या उसकी प्रक्रिया को ही मानव विकास
कहा जाता है। ये यूएनडीपी कह रहा है। अब बोल रहा है कि आय एक साधन है जबकि मानवीय विकास का एक ध्येय है। जो है आय क्या है, मानव जीवन का एक साधन है और उसकी शिक्षा, उसकी स्किल, उसकी स्वास्थ्य, उसका जो है क्या है, उसका जो है गुणात्मक परिवर्तन के द्वारा जो है अपने जीवन को जो है सशक्त बना पाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बोले कि मानव विकास के स्तंभ कितने। देखिए यहाँ पर घर जब बनती है तो घर का भी पिलर होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक कमरा बनाना, तो एक कमरे के लिए हमको 4 पिलर की जरूरत पड़ती है। कितने पिलर की जरूरत पड़ती है, 4 पिलर की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार जो है मानव विकास अगर करना है ना, कोई भी सरकार अपने देश के अंदर अपनी जनता को 4 पिलर खड़ा करे जनता के लिए। वो पहला है आप इक्वालिटी, सभी व्यक्ति को समान विकल्प यानी रोजगार के अवसर प्रदान करे, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं समता। यहाँ देखिए बोला है समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। मान लिया जाए कि कहीं नौकरी निकली हुई है ना, तो मान लिया जाए कि सचिवालय में, कहा सचिवालय में नौकरी का वैकेंसी निकला है, तो मैट्रिक लेवल का जितने भी या 12th लेवल का हो, चाहे आप बीए लेवल का आप निकाल रहे हैं, तो सभी बच्चों को जो है समान अवसर मिलना चाहिए। इसको हम लोग इक्विटी के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर जो है बोलता है कि लोगों के उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे किसी जाति का हो, चाहे कोई लिंग का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए। अब बोल रहा है कि मानव विकास तभी संभव होगा जब सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता मिलेगी, ठीक है ना, चाहे जिस जाति, वर्ग, भाषा या कोई राज्य से बिलोंग करता हो, उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता मिलना चाहिए। अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहा है तो उसे राजनीतिक स्वतंत्रता मिलना चाहिए। अगर कोई वो काम करके पैसा कमाना चाह रहा है, अर्जित करना चाह रहा है, तो उसको भी, और जो समाज में इज्जत पूर्वक रहना चाह रहा है उसको भी स्वतंत्रता और समानता मिलना चाहिए, ठीक है। ये पहला स्तंभ है। अब दूसरी स्तंभ की बात करते हैं हम लोग। दूसरी सतत पोषणीयता की बात करते हैं। तो सतत पोषणीयता जो क्या है, बोल रहा है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता सतत पोषणीय मानव विकास के लिए रखकर यह आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। जिसे कहने का मतलब है हम लोग अभी प्रेजेंट में, तो जितना हम लोग कोयला को खनन कर रहे हैं या जितना खनिज को, जितना जो है कोयला या खनिज पदार्थ का हम लोग जो है खनन या उत्खनन कर रहे हैं, उतना ही खनन करें या उत्खनन करें जिससे कि भावी पीढ़ी के लिए बचा रहे, ठीक है ना। यहाँ का बोल रहा है कि निरंतर जो है बोल रहा है कि अवसरों की उपलब्धता निरंतर सतत पोषणीयता मानव के विकास के लिए आवश्यक है। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। मान लीजिए हम लोग जिस पीढ़ी में खनन कर रहे हैं, ऐसा ना करें कि खत्म हो जाए, आने वाला पीढ़ी के लिए भी वो बचा रहे। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, यानी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। बोल रहा है कि इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ी या पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। अगर हम जितना तेजी से अपने खनिज पदार्थों को या फिर कहीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और अगर अभी ही खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है भावी पीढ़ी के लिए क्या होगा, वो नुकसानदेह होगा, ठीक है ना। अब यहाँ जो है हम लोग तीसरा अगर स्तंभ की बात करें बच्चों, उत्पादकता की, प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ बोल रहा है कि उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। देखिए उत्पादकता का मतलब क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कोई एक स्कूल है या इंस्टीट्यूशन है, वहां पर एक प्रिंसिपल है, ठीक है, पहला प्रिंसिपल है, या फिर उसके बाद जो है असिस्टेंट टीचर है, ठीक है ना, उसके बाद वहाँ प्यून है ना, प्यून है, उसके बाद जो है स्वीपर है ना, जो झाड़ू वगैरह लगाता है। तो आप जो है पेमेंट अगर देना चाहेगा इस संस्था का मालिक, तो सबसे ज्यादा अगर मान लिया जाए मिनिमम इसको जो है 50,000 पेमेंट मिलता है, ठीक है ना, 50,000 इसको पेमेंट दिया जा रहा है। असिस्टेंट टीचर को मान लिया जाए 30 से 40,000 के बीच जो है उसको पेमेंट मिल रहा है, 30,000 से 40,000 तक का। अब मान लिया जाए प्यून है, तो प्यून को मान लिया जाए 10,000 तक पेमेंट मिल रहा है, और एक स्वीपर है उसको जो है 5,000 तक पेमेंट मिल रहा है। तो यहाँ आपको किसकी उत्पादकता सबसे अधिक दिखाई पड़ रही है, तो प्रिंसिपल का। कहीं ना कहीं जो इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इसका क्वालिफिकेशन ज्यादा है, तो इसको बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी श्रम को उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता, उसकी कार्य क्षमता के आधार पर जो है आय अर्जित करता है, ठीक है ना, उसी को प्रोडक्टिविटी कही जाती है। अब यहाँ पर कहता है उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता तो मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों के क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है
की क्षमताओं का निर्माण करना है। यानी कोई बच्चा, अगर बच्चा पढ़ रहा है, पहले जो है 1 क्लास में पढ़ा, 1 से फिर 10 आया, फिर 12th पास किया, फिर बीए किया, तो ये अपनी कार्य क्षमता में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक है ना, ये निर्माण कर रहा है। और ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करना चाहिए, निरंतर उसे जो है अपना क्वालिफिकेशन को बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि जो है उसकी कार्य क्षमता को, अपनी उत्पादकता बढ़े। अब यहाँ बड़ा अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। किसी भी देश का जो है असल संपत्ति जो होता है जन समुदाय होता है, अर्थात मानव का समूह होता है, ठीक है ना। मानव जितना ज्यादा डेवलप होगा उतना ज्यादा जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा, विदोहन करेगा और सदुपयोग करेगा और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ कहता है इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उनमें बेहतर चिकित्सा सुविधा। देखिए, जब पहले प्राचीन कालों में उतना ज्यादा जो है डिस्पेंसरी नहीं थी, हॉस्पिटलिटी नहीं थी, तो वहाँ उस समय मृत्यु दर बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जब से चिकित्सा सुविधा दिया गया है, डिस्पेंसरी खोला गया है, दवाखानाएं खोली गई हैं, हॉस्पिटल खोला गया है, तब से जो है उसका जो है स्वास्थ्य के प्रति बेहतर चिकित्सा सुविधा दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास निरंतर जो है सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले सिर्फ 1 2 पहले 5 होता था, उसके बाद 10 होता था, उसके बाद 12 होता था, लेकिन अभी क्या किया गया है कि नर्सरी भी खोल दिया गया है। नर्सरी के अलावे भी अभी जो है आंगनबाड़ी के द्वारा जो है बच्चों को बैठने के लिए, बोलने के लिए सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ज्ञान को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। उनकी कार्य क्षमता को बेहतर होगा, अगर जितना ज्यादा वो काम करेगा, जितना ज्यादा जो है वो ज्ञान का वृद्धि करेगा, उसकी कार्य क्षमता बेहतर होता चला जाएगा। आर्थर लुईस क्या कहता है, देखते हैं। आर्थर लुईस के अनुसार जो है आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। देखिए, जो मानव जितना प्रयत्न करता है, प्रयास करता है काम करने का, उसका जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उतना ही अधिक होता है। और जो व्यक्ति काम करने का इच्छा ही नहीं जाहिर करता है, तो वह गरीब होता है, वो आर्थिकहीन होता है, ठीक है ना। इसलिए आर्थर लुईस कह रहा है कि आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों का क्या है, ये परिणाम है, ठीक है। अब एक और जो है भूगोलवेत्ता क्या कर रहा है, प्रोफेसर हर्बिन्सन के अनुसार जो है मानवीय पूंजी निर्माण, जिसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है कि कोई भी सरकार अपनी जनता के प्रति, उसका स्वास्थ्य में, उसका स्वास्थ्य के प्रति, उसकी शिक्षा के प्रति और उसके स्किल के प्रति जितना इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, मानव पूंजी का निर्माण होगा। मानव पूंजी जो है मानव के अंदर निहित गुण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव पूंजी निर्माण, ठीक है ना। अब यहाँ बोल रहा है कि मानव पूंजी निर्माण से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है और उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि करना है जो कुशल, शिक्षित और अनुभवपूर्ण हो। जो कुशल के मतलब है कि उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर शिक्षा है, ठीक है ना, वो काफी जो एक्सपीरियंस है, तो उसको जो है रोजगार में निरंतर जो है अगर वृद्धि किया जाए, यही मानव विकास है। अब बोला कि जो देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक मानव विकास नहीं होगा तब तक जो है ना राजनीतिक विकास होगी, ना आर्थिक विकास होगी, ना ही सामाजिक विकास होगा। ये मेरा तीसरा स्तंभ था उत्पादकता से रिलेटेड। अब हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे सशक्तिकरण क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ बोले सशक्तिकरण से तात्पर्य व्यक्तियों का समग्र रूप से सक्षम होना। अगर समग्र मतलब एग्रीगेट, सबका सब, मान लिया जाए भारत में जो है 142 करोड़ अभी वर्तमान में जनसंख्या, 142 करोड़, समझ रहे हैं ना। अब अगर सब 100% शिक्षित होता, 100% अगर व्यक्ति स्वस्थ हो, सभी के पास कार्य करने की क्षमता हो, स्किल हो, है ना, सक्षम हो, तो वो क्या हो सकता है, सशक्त हो सकता है, मजबूत हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें सभी को अपने विकल्प चुनने की आजादी और शक्ति हो। जैसे मान लिया जाए हर एक व्यक्ति, मान लिया 10th पास किया, कोई बच्चा 10th पास करके आ रहा है, तो उसको चुनने की आजादी होनी चाहिए कि हम जो है आर्ट्स पढ़ेंगे कि कॉमर्स पढ़ेंगे कि हम जो है साइंस पढ़ेंगे। उसको आज़ादी होनी चाहिए, अपनी जो है क्षमता के हिसाब से जो है वो क्या करता है, विकल्प को चुनता है, आज़ादी दी जाती है, ठीक है ना। आप इसमें सक्षम हैं उसी को पढ़िए ताकि आपकी आगे भविष्य उज्जवल हो। अब यहाँ पर बोल रहे वर्तमान में महिलाओं को समाज में दर्जा दिलाने के लिए महिला सशक्तिकरण बहुत ही जोर पकड़ रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि महिलाओं को सबसे पहले सशक्त करने के लिए, सशक्तिकरण का मतलब है उसको मजबूती दिलाने के लिए, प्रतिष्ठा दिलाने के लिए सबसे पहले जो है उसको आजादी दी जाए। किस चीज की आजादी दीजिए भाई, आजादी का मतलब ये थोड़ी कि बाहर घूमने, आजादी का मतलब होता है कि उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से उसको समय दिया जाए, उसको आजादी कहा जा रहा है, ठीक है ना। उसको जो है स्वस्थ रहने की आजादी है, उसको समय पर खाना खाने की आजादी है, ठीक है ना। उसको जो है स्किल यानी कौशल प्राप्त करने का जो है आजादी मिलना चाहिए। इस चीज की आजादी की बात किया तभी जो है महिला क्या होगी, सशक्तिकरण होगा, यानी सशक्त होगा, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं कि हम कॉलेज में अक्सर लेक्चर देते हैं, उस वक्त हमको देखने को मिलता है कि लड़कियों की संख्या अधिक होती है, लड़कियों की जो है
संख्या क्या होती है अधिक और लड़के की संख्या जो है कम। तो कहीं ना कहीं जो है लड़की को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है ना, समाज में उसे सशक्त किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इससे समाज का पिछड़ा वर्ग भी आगे आएगा। जो है समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उसके समाज से भी अगर महिलाएं जो है आगे निकल करके स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति, स्किल के प्रति पढ़ाई करता है तो वह समाज विकास करेगा। बुराई की विकास की गंगा को आगे ले जाने में सहयोग करेगा। जो है विकास की गंगा अगर बहाना है तो महिलाओं को क्या करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, उसको स्किल देना पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे थे लिंगानुपात। क्या पढ़ के आ रहे थे, लिंगानुपात, है ना, लिंगानुपात पढ़ के आ रहे थे। तो उसमें एक कोटेशन या कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जिस देश में यानी 100 महिला है, ठीक है, 100 महिला में अगर 90 और 85 अगर पुरुष है तो वह देश विकास किया हुआ है। यानी महिलाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए, महिला अधिक जागरूक होना चाहिए, महिलाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए, वह देश क्या होता है, विकास कर जाता है। ठीक है ना, जिस देश में महिलाओं का अनुपात ज्यादा होता है वह देश क्या होता है, डेवलप होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ जो है इससे समाज में पिछड़ा वर्ग भी आगे आएगा, विकास की गंगा को आगे ले जाने में सहयोग करेगा, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को स्वतंत्रता, सुशासन, लोकोन्मुख नीतियां नामक 3 मानवीय मूल्य प्रदान कर अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। क्या बोल रहा है कि उसे सबसे पहले लिबर्टी दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है, फ्रीडम दिया जाए, ताकि वह घर से निकल करके स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक जा सके और अपनी जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ा सके। दूसरी चीज है कि उसको समाज में जो है प्रतिष्ठा देना है, सम्मान देना है, मान देना है। ठीक है ना, फिर बोल रहा है कि लोकोन्मुख नीति यानी जितनी भी रोजगार के अवसर आएंगे उनको जो है 50% जो है आरक्षण दिया जाना चाहिए। किसको, तो महिलाओं को कितना मिलना चाहिए, अगर इसको हम फीमेल कहते हैं, इसको मेल, तो जो है फीमेल को भी रोजगार के अवसर मिलना चाहिए। ठीक है ना, तब जाकर के क्या होगी, महिलाएं सशक्त होगी, खुद के पैरों पर खड़ी हो पाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मानव विकास सूचकांक। देखिए मानव विकास सूचकांक की जब भी बात आ जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होगी, तो अभी हम लोग विकास का डिफिनेशन देख करके आ रहे थे कि विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। क्या होता है, मानव के अंदर गुणात्मक परिवर्तन। और सूचकांक का मतलब है कि यूएनडीपी क्या कर रहा है, यूएनडीपी क्या है कि 177 देशों में इसका कार्यालय है। ठीक है ना, और 177 देशों में ये रैंक बनाता है कि सबसे अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल कौन देश का सबसे उन्नत है, सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसके तहत जो रैंक बनाता है, यानी कहिए कि ऑर्डर तैयार करता है 1 2 3, ठीक है ना, इस तरह जो है रैंक तैयार करता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो नंबर जो है भी नंबर 1 में जो है रैंक नंबर 1 में है नॉर्वे। कौन है, नॉर्वे नंबर 1 में है। ठीक है ना, एचडीआई अगर रैंक की बात करें, एचडीआई जब भी हम लोग बात करेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर की बात किया जाता है, स्किल की बात किया जाता है, तो नंबर 1 में कौन है, नॉर्वे है। ठीक है ना, नॉर्वे नंबर 1 में। अगर हम लोग दूसरा नंबर की बात करें बच्चों तो आयरलैंड है। कौन है, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड जो है सेकंड पोजीशन पर एचडीआई रैंक में है। और अगर हम लोग तीसरा में नंबर बात करें तो तीसरा नंबर में जो है स्विट्जरलैंड है। कौन है, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, ये तीसरा नंबर में आता है। और अगर हम लोग एचडीआई की बात करें तो इसका स्वास्थ्य, क्या, स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा और ये है स्किल यानी जीवन स्तर कह सकते हैं या संसाधनों तक पहुंच कह सकते हैं या आप कौशल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों के आधार पर जो है एचडीआई रैंक तैयार किया जाता है और एचडीआई रैंक जो है 1990 से तैयार किया जा रहा है। और एचडीआई रैंक कौन तैयार कर रहा है, तो यूएनडीपी कर रहा है। इतना याद रखना है आपको। यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ है, 22 नवंबर 1965 को न्यूयॉर्क में हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक एचडीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है, यानी ऑर्डर तैयार करता है। आपको मैंने बताया, बड़ा यह क्रम जो है 0 और 1 के बीच, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि एचडीआई जो मापा जाता है, एचडीआई जो मेजर किया जाता है, इसका अंक कितना से कितना होता है, तो 0 से 1 होता है। ठीक है ना, ये अभी याद कर लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। बुराई की 0 और 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। यानी उसका जो है जनगणना या सेंसस कराई जाती है कि पूरी दुनिया में जो है हर एक देश जो है अपना अपना जो है एचडीआई रैंक तैयार करके जो है यूएनडीपी को सौंपता है, फिर वो रैंक तैयार करता है। ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है,
ठीक है ना। और ये सब रिकॉर्ड देता अपना अपना देश का कि मेरा लिटरेसी रेट कितना है, उसके आधार या फिर स्वास्थ्य कितना, हॉस्पिटल कितना है या स्किल सेंटर कितना है, तो उसके आधार पर जो है HDI रैंक जो है यूएनडीपी तैयार करके जो है जारी करता है। अब यह देखिए कि यह जो है प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है, यानी रैंक तैयार करता है। जैसे अभी भारत का जो है 134वां है, देख रहे हैं ना, 177 देश में 134वां रैंक है, तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल में बहुत पीछे है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ जो कहता है कि फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है, यानी ये जो है सिर्फ जो है डेटा लिया जाता है, ये उतना विश्वसनीय नहीं है, ठीक है ना। फिर भी जो है इसका कारण यह है कि सूचकांक वितरण के संबंध मौन है, यानी वो जो है वो जो दिया गया उसी के आधार पर जो है यूएनडीपी तैयार करके दे देता है। तो कोई कोई क्या है कि पढ़ने लिखने नहीं जानता। अभी देखिए भारत के संदर्भ में जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें क्या है, पढ़ने लिखने नहीं जानता, लेकिन इतना ज्यादा परसेंटेज लेके आया है, जब साइंस लेने की बारी होती है, पढ़ने की बारी होती है, इंग्लिश ट्रांसलेट की बारी होती है, तो वह जानता ही नहीं है। तो फिर इतना नंबर लाया कहाँ से, ठीक है ना। वो नहीं जान रहा, लेकिन फेल नहीं करना है। जब कॉपी वैल्यूएशन होता है तो एचई कहते हैं कि नहीं, किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। तो क्या है, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता में उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं जो है मौन है, ठीक है। बड़े मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1990 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महमूद नहीं, महबूब, यह नाम गलत है, ठीक है, महबूब उल हक ने किया था। कब किया था, 1990 में। ये सब फैक्ट्स है और यही सब परीक्षा में आता है बच्चों, इससे बाहर आपको परीक्षा में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और सुने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनडीपी की बात करते हैं, तो ये 22 नवंबर, कितना बार हम बोलेंगे, ये तो याद हो जाएगा अगर बच्चा ध्यान से सुने, तो ये क्या हो जाएगा, याद। 22 नवंबर 1965 को स्थापना न्यूयॉर्क में किया गया था। ये अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 1990 में जो है मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया। देखिए इसकी स्थापना, यूएनडीपी की स्थापना तो 22 नवंबर 1965 को ही हुआ था, लेकिन अगर एचडीआई की बात करें कि एचडीआई मापना कब शुरू किया था, एचडीआई कब से, तो वह 1990 में अपना रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है। अब यहाँ 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक तैयार किया जा रहा है, यानी प्रत्येक साल जो है एचडीआई रैंक तैयार होता है। भारत हमेशा 129 से पिछड़ करके 134 में आ गया, बताइए। तो धीरे धीरे प्रगति होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये अपने रैंक को पीछे करते चला जा रहा है। अब यहाँ देखिए क्या है, 18वीं मानव विकास रिपोर्ट 27 नवंबर 2008 में जारी की गई। विशेषज्ञों के एक दल द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट में विभिन्न राष्ट्रों में मानव विकास की स्थिति का आकलन पूर्व वर्षों की भांति 3 सूचकांक, जीवन प्रत्याशा, यानी बोला जाता है कि आप लंबे दीर्घायु हो, आप साक्षर हो, पढ़े लिखे हो, और प्रति व्यक्ति आय, यानी उसका इनकम कितना है, के आधार पर किया गया। देखिए कब की बात किया जा रहा है, 27 नवंबर 2008 में जो है इसका पैमाना बदल गया। पहले पैमाना क्या होता था, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य को ही स्वास्थ्य को ही दीर्घायु कहा जा रहा है। ये जो जीवन प्रत्याशा बात बोला जा रहा है ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ठीक है ना। और शिक्षा की बात किया जा रहा है तो शिक्षा का नाम चेंज करके क्या कर दिया, साक्षर कर दिया। दूसरी चीज, तीसरा चीज क्या था, कौशल। तो अपनी कौशल, अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वह जो अपनी इनकम को करता है। कुल मिलाकर के वही चीज है, लेकिन यहाँ पर नाम थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, ठीक है। के आधार पर जो है एचडीआई रैंक या मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया। बड़े मानव विकास सूचकांक के 3 मूल आयाम है, कौन कौन है, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल। या दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। कहीं कहीं तो लिखा हुआ रहता है कि संसाधनों तक पहुंच, ठीक है। अब यहाँ देखिए, स्वास्थ्य का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से किया जाता है, कि जन्म के समय जो है उस बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी। जीवन प्रत्याशा जीवन की अभिलाषा है, यानी कि अगर आप जो है लंबे जीते हैं, वही आपके जीवन के क्या है, अभिलाषा है, कविता है, ठीक है। यह जीवन बुढ़ाई की प्रत्याशा वर्षों के रूप में नापी जाती है कि आप कितना साल जी रहे हैं। तो भारत में कितना है, लमसम जो है 60 और 70 साल के बीच जो है जीवन प्रत्याशा है। लोग मैक्सिमम इतने ही साल जी सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो है खान पान, स्वास्थ्य पर उतना ज्यादा ध्यान लोग नहीं देते हैं। यहाँ एक कहावत है देहात में, चिमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी नहीं जाना चाहिए, यानी उसका पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। पैसा को बचाना ज्यादा अहमियत समझता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति खर्च करना नहीं चाहता। और जितना ही उच्च जीवन प्रत्याशा होगी उतना ही अधिक विकास सूचकांक होगा, यानी लिविंग स्टैंडर्ड आपका जितना हाई होगा, जितना अच्छा खान पान, जितना अच्छा रहन सहन, जितना अच्छी शिक्षा होगी, आपका जीवन प्रत्याशा उतना ही दीर्घायु होगा। बोले यह 25 से 85 वर्ष के बीच देखी जाती है। यहाँ तो बोल रहा है, लेकिन 85 वर्ष जी कहाँ रहा है लोग, ठीक है ना। अब यहाँ आगे हम लोग देखने वाले हैं साक्षरता, शैक्षणिक उपलब्धियों की प्रतिशत। अभी बोल रहे हैं कि लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए जो है ना, हर एक राज्य सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, सख्त टीचरों का निर्देश दिया जाता है कि आपको बच्चों को फेल नहीं करना है, चाहे लिखे या ना लिखे, बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है लिटरेसी रेट को बढ़ाता है।
है ना। तो बोला है कि साक्षरता शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार प्रतिशत के आधार पर जो है रैंक तैयार किया जाता है, ठीक है ना। बोला जिनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरों पर सामूहिक नामांकन का अनुपात होता है, यानी प्रत्येक साल जैसे नामांकन कितना हो रहा है, जैसे मान लीजिए 2023 में मान लेते हैं, 23 में जो है 100 बच्चा एडमिशन कराया, ठीक है। फिर 24 में कहा किया कि 200 बच्चा एडमिशन कराया, ठीक है, 200 बच्चा एडमिशन कराता है। फिर 2025 में जो है मान लिया जाए 300 बच्चा एडमिशन कराता है, 300, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है, नामांकन दर आपकी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसका अनुपात अगर बढ़ता है तो समझ जाइए कि आपका लिटरेसी रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि साक्षरता का स्तर 0 से 100% के मध्य देखा जाता है। देखिए साक्षरता का स्तर कैसे मापा जाता है और एचडीआई कैसे मापा जाता है। एचडीआई का हम लोग जब बात करेंगे तो 0 से 1 के बीच मापा जाता है, और जब साक्षरता की बात हो तो 0 से 100 के बीच मापा जाता है। ये आपको फैक्ट्स है, ये याद रखना है आप सभी को। फिर बड़े संसाधनों तक पहुंच से तात्पर्य अच्छे ढंग से जीवन जीने हेतु साधनों की प्राप्ति। अगर आपको अच्छे ढंग से अपना जीवन जीना है तो आपको ये तीनों आयाम को लेके चलना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल को, ठीक है ना। इससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के रूप में नापा जाता है। अगर आपका प्रति व्यक्ति आय है अधिक है तो आप समझिए कि वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो काफी जो है हाई होगा, ठीक है। अभी जो है भारत राज्य में जो है गोवा का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। अब यहाँ देखिए सामान्यतः न्यूनतम 100 अमेरिकी डॉलर से 40,000 अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर तक आय का वितरण देखा जाता है। यानी जितना इंटरनेशनल करेंसी किसको माना जाता है, डॉलर को माना जाता है, और रुपया को भी डॉलर से ही मापा जाता है। किससे मापा जाता है, डॉलर से कंपेयर किया जाता है। अब मान लिया जाए डॉलर की बात करें तो एक डॉलर बराबर जो है लमसम जो है 84-85 रुपया जो है हमारा इंडियन करेंसी के बराबर है। तो कहीं ना कहीं जो है ये काफी पावरफुल है, कौन, डॉलर वाला, इसलिए इंटरनेशनल करेंसी कहा जाता है, ये अमेरिका का करेंसी है। अब यहाँ जो है मानव विकास सूचकांक का परिकलन करने से पूर्व इन तीनों आयामों के अलग अलग सूचक तैयार किए जाते हैं। और मानव विकास सूचकांक को परिकलन अर्थात मापने से पूर्व इन तीनों आयामों को अलग अलग सूचक तैयार किए जाते हैं, यानी डेटा तैयार किए जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक सूचक के अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के लिए चुनाव किया जाता है। इस प्रकार मानव विकास सूचकांक मानव विकास के स्तरों को दर्शाता है। जैसे क्लास में जो है 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 100। अब एनुअल एग्जाम हुआ है तो हम इसको रैंक कैसे तैयार करते हैं, रोल नंबर जो है, रोल नंबर 1 किसको दिया जाए, रोल नंबर 1 किसको दिया जाए, तो जिसका नंबर सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो उसी आधार पर जो है एचडीआई भी तैयार होता है। यहाँ पर जो है सूचक के आधार पर, डेटा के आधार पर जो है दिया जाता है। इसको जो है रैंक कौन तैयार करता है, तो यूएनडीपी करता है। फिर कहता है कि ना कि विकास को संपूर्ण मूल्यांकन, यानी संपूर्ण मूल्यांकन 3 आयामों का मूल्यांकन होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल पर, ठीक है। अब आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के परिकलन डेटा है। यहाँ पर डेटा देखिए, जन्म दर जीवन प्रत्याशा अधिकतम कितना है, 85 है, ठीक है, और न्यूनतम कितना माना गया, 25 साल। अब बालिग साक्षरता दर 100% माना गया अधिकतम, और न्यूनतम 0। कुल नामांकन अनुपात 100%, यहाँ 0। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यानी जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, बोला 40,000 रुपया से लेकर, यानी 40,000 डॉलर से लेकर के 100 डॉलर के बीच मापा गया। इसी के आधार पर जो है एचडीआई रैंक तैयार करता है, ठीक है। अब यहाँ आगे हम लोग देखेंगे, बोला कि प्रत्येक आयाम के निष्पादन को 0 और 1 के बीच मापा जाता है। ये एकदम याद रखना, ये एकदम 100% आपको पूछेगा, ठीक है। एचडीआई रैंक कितने से कितने अंकों के बीच मेजर किया जाता है, तो 0 और 1 के बीच। अब बोला इसका फॉर्मूला है आयाम वास्तविक मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, अधिकतम मूल्य माइनस जो है न्यूनतम मूल्य। ये भी प्रश्न जो है पूछा हुआ है। बोल रहा है कि मानवीय विकास सूचक इन तीनों आयाम सूचकों के साधारण औसत वर्ष 1997 की रिपोर्ट में एक नया मानव निर्धनता सूचकांक, देखिए यहाँ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी तैयार किया गया था, जिसमें 3 सूचकों के आधार पर मानव निर्धनता का आकलन किया गया था, जिसका क्रम था उस कम उम्र में मृत्यु की संभावना। यानी बहुत ऐसे हैं कि कम उम्र में, नहीं अंडर 25 में ही लोग मर जा रहे हैं, ठीक है ना। प्राथमिक शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, पर्याप्त भोजन की अनुपलब्धि के कारण निम्नतम जीवन स्तर है। किस कारण से, तो वह जो है कम उम्र में मरने की संभावना होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटलिटी की कमी होती है। प्राथमिक शिक्षा का अभाव होता है, क्योंकि सरकार जो है वहाँ पर जो है प्राइमरी स्कूल खोल के नहीं रखा हुआ है, टीचर की बहाली नहीं किया है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो है डॉक्टर, नर्स की बहाली नहीं किया गया। पेयजल के लिए जो है कहने का मतलब बोरिंग वगैरह या फिर तालाब, डोभा, कुआं का जो है उपलब्ध नहीं कराया गया है ना, भोजन को लेकर के। अब यहाँ जो है बोला कि वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 188 देशों में भारत 130वां स्थान पर है। भारत का पोजीशन जो है
चाहे HDI की बात करें, चाहे HPI की बात करें, दोनों में पोजीशन बहुत खराब है। इसमें तो 134वां है और इसमें भी दिखा रहा है 130वां। ठीक है, अगर आप गरीबी वाला की बात करें, ह्यूमन पॉवर्टी की बात करें, तो इसमें भी 130वां स्थान है। अगर HDI की बात करें तो पढ़ने लिखने में ध्यान ही नहीं देता इंडिया के लोग। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को व्यवस्था देना, लेकिन पढ़ना तो जनता को है, लोग को ही। अब यहाँ पर मानव विकास सूचकांक में दो तरह के आकलन किए जाते हैं। प्रथम मानव विकास सूचकांक मानव विकास की प्राप्तियों का मापन करता है, यानी कितना वो प्राप्त किया है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे जो है शिक्षा हो, चाहे वो स्किल हो, उसके आधार पर मापा जाता है। इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि रही है, किंतु ध्यान देने योग्य है कि यह मापन विश्वसनीय नहीं है। यह सिर्फ एक जो है डेटा अनुभव के आधार पर प्राप्त किया जाता है, क्योंकि वितरण के संदर्भ में यह सूचकांक मौन रहता है। ठीक है ना, डेटा उतना जो है फैक्चुअल नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये जो है ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो है लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग आगे देखने वाले हैं दूसरा यहाँ वर्ष बात किया जा रहा है। वर्ष 1997 में जारी किए जाने वाला मानव निर्धनता सूचकांक मानव विकास में रह गई कमियों को मापता है, यानी किन किन मुद्दों पर जो है सरकार कमी है ना, तो कमी को गिनाया जाता है, कमियों को मापा जाता है। इसके अंतर्गत 40 वर्ष की आयु तक जीवित ना रह पाने की संभावना। देखिए 40 साल तक भी जिंदा नहीं रह पा रहा है। प्रौढ़ निरक्षरता दूर करना, प्रौढ़ शिक्षा चलाया गया था एक बार। पूरा कि स्वच्छ जल तक पहुंच ना रखने वालों की संख्या, अभी जो है ना पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, नाले से पानी पीता है, तालाब से पानी पीता है। तो ये सब जो है जिसके कारण जो है वह 40 वर्ष तक भी जीवित नहीं रह पाता है। और कम भार वाले छोटे बच्चों की संख्या आदि का आकलन किया जाता है। देखिए अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं आयु संरचना, जिसमें 3 संरचना की बात किए थे, 0 से 14, फिर 15 से 60, फिर 60 प्लस। ठीक है ना, 60 प्लस, इसको बाल आयु वर्ग, इसको व्यस्क और इसको वृद्ध कहा जाता है। तो जो जहाँ पर बाल आयु वर्ग वालों की संख्या अधिक होती थी वह देश जो है काफी अल्प विकसित होता था, यह विकासशील देश कहलाता है ना। और जहाँ पर 60 प्लस और ये सबसे ज्यादा अगर 64-65 जो है % अगर व्यस्क वायु वर्ग वाले अगर होते हैं तो वह देश काफी डेवलप होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कम भार वाले छोटे बच्चे, कम भार मतलब जो है कुपोषण पकड़ लिया, यानी कम वजन वाला बच्चा की संख्या आदि का आकलन करके पता लगाया जाता है गरीबी का। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है मानव विकास सूचकांक के दोनों मापों, प्राप्तियों तथा कमियों के संयुक्त अवलोकन के द्वारा ही मानव विकास की सही स्थिति का आकलन किया जा सकता है। बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक का सही आकलन कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ बोल रहा है कि माप और प्राप्ति, ठीक है, कमियां के संयुक्त अवलोकन, दोनों का अवलोकन होना चाहिए कि क्या क्या उपलब्धि प्राप्त किया है और क्या कमी रहा है, दोनों को अवलोकन करके ही मानव विकास सूचकांक को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तुलना। यहाँ पर जो है हम लोग देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलना जो है वर्ष 2015 में रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक के आधार पर कुल 88 देशों को रैंकिंग निर्धारित की गई थी। लेकिन अभी हम लोग गूगल में सर्च करेंगे तो UNDP की जब बात होती है ना, ये ना रैंक जारी करता है, तो इसका 177 देशों में कार्यालय, लेकिन यहाँ पर 188 देशों का रैंक तैयार किया था। कब की बात की जा रही है, 2015 की बात कर रही है, जिसमें भारत का स्थान कितना था, 130वां। लेकिन अभी आप वर्तमान में गूगल सर्च करिए ना तो 134वां दिखाई पड़ेगा या 132वां दिखाई देगा। मानव विकास के मामले में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर, ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा है कि HDI रैंक में सबसे नंबर 1 कौन है, तो नॉर्वे है। कौन है, नॉर्वे। ठीक है, बड़े नॉर्वे का यह स्थान लगातार 4 वर्षों से बना रहा है। सबसे ज्यादा अगर कहिएगा कि स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्किल्स के मामले में, जीवन प्रत्याशा के मामले में नॉर्वे नंबर 1 रहा है, लगातार 4 साल अपना जो है रिकॉर्ड बीट किया है। ठीक है, अब यहाँ नॉर्वे के बाद स्थान क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें 8वां रैंक में आ रहा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 अर्थव्यवस्था में आता है, ये इसका पोजीशन 8वां है और नंबर 1 कौन है, नॉर्वे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात होती है जबकि जापान, ग्रेट ब्रिटेन का स्थान अमेरिका के बाद है। बोले कि 188 देशों की इस रैंकिंग में सबसे नीचे 188वां स्थान नाइजर का है, जो है सबसे नीचे वाला पोजीशन में नाइजर है। यहाँ खाली जो है जन्म दर बहुत ज्यादा है, तो जन्म दर, इससे भी ये पता चलता है कि जहाँ पर जो है HDI रैंक, जहाँ पर HDI रैंक सबसे नीचे होगा वहाँ जन्म दर भी अधिक होगा, क्योंकि HDI में 3 आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा और
स्किल की बात होती है तो जहाँ शिक्षा नहीं होगा वहां पर जन्म दर अधिक होता है। नाइजर का जन्म दर में सबसे नंबर 1 पॉइंट है। इस रैंकिंग में श्रीलंका का स्थान 73वां है, चीन का 90 है, पाकिस्तान का 147वां रैंकिंग है। देख रहे हैं ना, भारत से भी बहुत दयनीय स्थिति है। अब बोल रहा है कि भारत से पीछे है रिपोर्ट में, भारत को जहां मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। भारत जो है मानव विकास रिपोर्ट में मध्यम में आता है, ये याद रखना है। किस श्रेणी में भारत आता है? तो मध्यम वर्ग में आता है, ये ऊंच नहीं, मध्यम बीच वाला में। तो वहीं पाकिस्तान निम्न मानव विकास की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान जो है निम्न में आता है और भारत जो है मध्य में आता है, ठीक है। अब यहाँ जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी की गई। भारत का जो है विकास का रिपोर्ट कब तैयार किया गया, सबसे प्रथम बार कब किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है अप्रैल 2002 में जारी की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और 2017 की रिपोर्ट के आधार पर कुछ चुनिंदा देशों के मानवीय विकास सूचकांक द्वारा प्रस्तुत किए गए इन देशों को 4 वर्गों में बांटा गया। देखिए कौन कौन वर्ग में बांटा गया। बोल रहा है कि बहुत उच्च विकास सूचकांक वाले देश, इसमें मानव विकास सूचकांक 0.798 से ऊपर इनकी संख्या 49 है। एकदम जो है उच्च कैटेगरी का जो HDI है उस ग्रुप में जो है 39 देश जो है शामिल है। उसमें नंबर 1 नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, सिंगापुर, नीदरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड और कनाडा है, ठीक है। ये अति उच्च मानवीय विकास समूह वाला देश है। इन देशों में सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती है। देख रहे हैं ना, जिस देश की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अगर ध्यान देने लगे, रोजगार पर ध्यान देने लगे, स्किल पर ध्यान देने लगे, वह देश नंबर 1 बन ही जाता है। देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं नॉर्वे जो है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, स्किल पर अपनी जनता के प्रति जो है उपलब्ध कराता है, ध्यान देता है, तब जाकर के नंबर 1, ऐसे नहीं बोले कि अतः इनका स्तर उच्च पाया जाता है। अब डेटा के हिसाब से हम लोग देखते हैं, बोले कि अति उच्च विकास वाले देश 0.8 से ऊपर होगा। देखिए HDI जो है, HDI 0 और 1 के बीच मापा जा रहा है, तो 0 और 1 के बीच में यानी 0.8 से अगर अधिक होगा वो अति उच्च मानव विकास के ग्रुप में आएगा। जैसे नॉर्वे का देख लीजिए कितना है, 0.949 है ना, राउंडिंग फिगर में कहा जाए तो 1, तो इसीलिए नंबर 1 रैंक इनको दिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का है 0.939, इसका दूसरा रैंक दिया गया। स्विट्जरलैंड की बात करें, पश्चिमी जर्मनी की बात करें, तो इस तरह जो है 9 पॉइंट में जितना है सब जो है अति उच्च में आएगा। 0.9 की में जो है वो अति उच्च में आएगा। अब आगे आते हैं, अब उच्च वाला की बात करें तो उच्च मानव विकास सूचकांक में इनमें मानव विकास सूचकांक का स्कोर जो है 0.798 से लेकर के 0.702 पाया जाता है। इसमें मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, चीन है ना आदि आता है। यह उच्च मानवीय विकास समूह के देश हैं। इसमें अधिकतर ऐसे देश हैं जिनका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। इसका विकास कब हुआ है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का। इनमें कुछ देश ऐसे हैं जो उपनिवेश रह चुके। उपनिवेश मतलब जानते हैं, गुलाम, ब्रिटिश का गुलाम रह चुके। जैसे भारत भी 2 वर्षों से ब्रिटिश का गुलाम था, उसी तरह जो है ये सब भी गुलाम देश था। और कुछ देश रूस के विघटन के बाद बने, यानी रूस का विघटन कब हुआ? 1990 में, ठीक है। तो 1990 के बाद जो है लोग जो है काफी जो है अपने मानव के प्रति इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर मॉरिशस का देख सकते हैं HDI रैंक कितना है, तो 0.78 और यहाँ पर इसका क्रम कितना है, 64वां। उसी तरह श्रीलंका का देख लीजिए, चीन का देखिए और मालदीव का देखिए, यहाँ 73, 80 और 105 रैंक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरा पोजीशन वाला, यहाँ पर मध्यम, तो इसमें भारत आता है। तीसरा वाला में आता है मध्यम मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जो है भारत आता है। इसमें जो है 0.698 से लेकर के 0.55 के बीच वाले हैं। इसमें जो 38 देश हैं, इसमें बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, भारत, भूटान शामिल है। मध्य मानवीय विकास समूह के देश है ना। भारत देखिए यहाँ पर भारत जो है किसमें है, तो मध्य मानव विकास सूचकांक में, जिसमें रैंक कितना लाता है, तो 0.698 से 0.55 के बीच में, ठीक है ना। तो भारत जो है मध्य मानव विकास सूचकांक वाले देश है। अब इसका डेटा भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए भारत जो है रैंक कितना है, 131वां, और रैंक है 0.624। उस तरह पाकिस्तान का देखिए कितना है, 0.550, इसका 147वां रैंक, ठीक है। अब यहाँ चौथा कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, चौथा कैटेगरी में जो है निम्न मानव विकास सूचकांक वाला देश, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश जो है बोल रहा है कि 0.56 से नीचे जो लाता है, एकदम निम्न कैटेगरी का, जहां पर शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, स्किल का स्तर एकदम ना के बराबर है, ठीक है ना। बोल रहा है इसमें देश सम्मिलित हैं
जिनका मानवीय विकास सूचकांक 0.5 से नीचे रहता है। इसमें कौन कौन देश हैं? तो बोला इरिडिया, सिएरा लियोन, मोजाम्बिक, दक्षिण सूडान, ये सब जो है ना अफ्रीका के देश हैं। गिनी, बारूडी शामिल है। ये निम्न मानव विकास समूह के देश हैं। इनमें पाए जाने वाले अधिकांश देश छोटे हैं। इनमें अधिकांश राजनीति अस्थिरता रहती है, यानी हमेशा सरकार बदलते रहती है, तो जनता के प्रति उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण जो है ये सारे देश जो है निम्न मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है। और गृह युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। अब यहाँ हम लोग कुछ डेटा देख लेते हैं। यहाँ जो है इरिडिया का पॉइंट कितना है? HDI का 0.420 और इसका रैंक है 179, यानी 179। उसी तरह जो है सेंट्रल अफ्रीका है ना, मैक्सिमम यहाँ जो है सब अफ्रीका वाले देश, अफ्रीका महाद्वीप का देश। अब यहाँ जो है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक जो है 0.390 है, इसका जो है रैंक है 186। यह आंकड़े 186 देशों के एकत्रित किए गए थे, जिनमें प्रमुख देशों का तालिका में दर्शाया गया है। तो जिस कैटेगरी में आप रहेंगे आपको उसी तरह का वैल्यू अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आपको देगी, ठीक है ना। और इस तालिका से स्पष्ट है कि नॉर्वे का HDI 0.941 है, जो क्रम 1 में यानी नंबर 1 में। सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक जो है जिसका 0.390, ये दोनों को आप याद रखेंगे, नॉर्वे का HDI और साथ ही सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक का, ये दोनों जो है ये एकदम नंबर 1 वाला है और ये सबसे लास्ट वाला है, ठीक है ना, जिसका रैंक जो है 186वां है। तो या तो पहले वाला पूछेगा या लास्ट वाला, या फिर भारत के संदर्भ में। बोला है कि इस तालिका में भारत का स्थान 131 है। ये तीनों को याद रखना है आपको, पहला, अंतिम और भारत का, ठीक है। तो भारत का 131 दिखा रहे हैं। फिर है इसका जो HDI रैंक कितना है भारत का, तो 0.624 है। ये तीनों को याद रखना आपको, और यहीं से आएगा आपका प्रश्न। तो धन्यवाद बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए। धन्यवाद। अगला वीडियो के लिए इंतजार करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।